नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं तिशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधा रुख करेंगे बुलेटिन में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज वे सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट का शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही नंदा देवी का मंदिर, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे यह भी अल्मोड़ा को विशेष बनाते हैं। इसके साथ ही जो हस्तशिल्प की जो ऊनी वस्त्र, स्थानीय व्यंजन भी यहाँ की विशिष्ट पहचान है। आप सबने देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर जब भी लक्ष्य सेन वगैरह मिलने जाते हैं तो उनके लिए यहाँ की बाल मिठाई लेकर जाते हैं और प्रधानमंत्री जी कभी भूलते नहीं हैं। जब भी जिक्र होता है अल्मोड़ा का तो बाल मिठाई का भी जिक्र होता है। और इस हेली सेवा की शुरुआत से प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहरों का आनंद लेने वाले जो हमारे पर्यटक हैं वो आसानी से अब अल्मोड़ा पहुंच पाएंगे। बाई रोड जाना बड़ा कठिन होता था, बड़ा यात्रा थोड़ा लंबी भी होती थी और बाहर के लोगों को भी और स्थानीय लोगों को भी ठीक आसानी से ये सेवा मिलेगी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देश में और जहां एक और वायु सेवाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, स्वदेशीकरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को भी ये सेवा मिले। और विशेषकर हमारे जैसे जो हमारा जो कठिन पूरा राज्य का जो एक भौगोलिक स्ट्रक्चर है उसमें हेली सेवाओं का बहुत महत्व है। और एक समय था जब पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर रेल सेवा को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हवाई सेवा एक प्रमुख परिवहन का रास्ता बन गया है। तेज और विश्वसनीय साधन होने के कारण लोगों में ये अत्यंत लोकप्रिय भी हो रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो दीर्घकालिक सोच के कारण यह सब संभव हो पाया है। आज बहुत आसान हेली सेवा हो गई है। भाइयों बहनों, ये हमारा आज मैं इसको देखकर वास्तव में बहुत ही अद्भुत तरीके से इसका निर्माण किया गया है इस टर्मिनल का। और 2013 में जब आपदा आई थी उस समय इसका आपदा के दौरान इसकी स्थापना की गई थी और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के सहयोग से आपदा को अवसर में बदलने का काम हमारे राज्य के परिवहन, ये जो नागरिक उड्डयन का जो हमारा टर्मिनल है, नागरिक विभाग है, उन्होंने किया है। और इसके साथ ही इन सेवाओं के प्रारंभ होने से राजस्व की भी अच्छी प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस को भी अच्छी सेवा प्रारंभ होगी। भारत सरकार की उड़े हर भारत का हर नागरिक योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अभी बेहतर सेवा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को उनके आवागमन में हर प्रकार की सुविधा मिले। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो वो हमारी हवाई सेवाओं की है। और भाइयों बहनों, हमने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं, जिनके तहत नए जो टर्मिनल है उनका शुभारंभ पिछले समय में पहले ही, इससे पहले किया जा चुका है। और आज देश के जितने भी प्रमुख शहर हैं उन प्रमुख शहरों से आज जॉलीग्रांट हवाई अड्डे से सेवाएं चल रही हैं। इसके साथ ही अभी पंतनगर का एयरपोर्ट, अभी उसके लिए भी लगभग 800 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हमने हस्तांतरित कर दी है। उसकी सारी प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई है। और अभी मैं 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था तो मैंने उसमें भी निवेदन किया है कि हमारी चिन्यालीसौड़ की जो हवाई पट्टी है उस हवाई पट्टी का भी संचालन ठीक प्रकार से हो। पिथौरागढ़ के लिए हमारी जो ट्रायल लैंडिंग है दिल्ली से पिथौरागढ़, वो ट्रायल लैंडिंग भी संपन्न हो चुकी है। 2 ट्रायल लैंडिंग सफल हो गई है, अभी एक लैंडिंग और होगी। उसके बाद एक बड़ा काम होगा जिसके लिए हमारे माननीय सांसद जी और हमारे भारत सरकार के मंत्री अजय टम्टा जी यहाँ पर बैठे हैं, वो लगातार उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। इससे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आदि कैलाश जागेश्वर धाम के दर्शन किए थे और हम देख रहे हैं कि उसके बाद किस प्रकार से आदि कैलाश और जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको बताना चाहूँगा कि हमने उत्तराखंड से कैलाश पर्वत सहित अन्य पर्वतों के
पवित्र दर्शनों की जो सुविधा है वह भी प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पर्यटन को राज्य के आर्थिक विकास का एक प्रमुख साधन बनाया है और हमने सुनिश्चित किया है कि राज्य के प्रत्येक कोने में हमारे देश दुनिया से आने वाले पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिले। और हम एक और जहाँ प्रदेश में पर्यटन स्थल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं जो पुराने हमारे पर्यटक स्थल हैं उनके लिए भी निरंतरता से काम कर रहे हैं। होम स्टे जैसी योजना भी हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हो रही है और इससे ग्रामीण पर्यटन को आज बढ़ावा मिले, उसके लिए हमारा लगातार प्रयास है। और आने वाले जो पर्यटक हैं वो पर्यटक भी हमारे उत्तराखंड की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, हमारी संस्कृति है, उससे परिचित हो सके और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। हमारी सरकार ने उत्तराखंड में पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों को भी हवाई सेवा से जोड़ने का प्रयास किया है और सहस्त्रधारा का जो हेलीपैड है वह भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का विशेषकर से हमारे नागरिक उड्डयन विभाग का, यहाँ के सभी सेवा प्रदाता कंपनियों का, सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि राज्य में वर्तमान में अभी 18 हेलीपोर्ट से हेली सेवाओं का संचालन की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिनमें से अब तक 10 हेलीपोर्ट्स पर सेवाएं हमारी सफलतापूर्वक शुरू की जा चुकी हैं। इन सेवाओं में गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पंतनगर और चंपावत जैसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ा जा चुका है। आने वाले समय में जो हमारे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको भी हेली सेवाओं से जोड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हेली सेवाएं राज्य में न केवल आवागमन को सुगम बनाएंगी, बल्कि जैसा हमारी बहनों ने वहां से बोला कि जो स्वास्थ्य की दृष्टि से जिनको तत्काल सेवाओं की आवश्यकता है उनको भी, और अन्य दृष्टि से भी लाभ होगा। दैवीय आपदा के समय में दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के लिए ये एक लाइफलाइन का भी काम करेंगी। और हमारी सरकार हवाई संपर्क को और सशक्त बनाने के लिए घरेलू जो उड़ानें हैं उनको हर स्थान पर हमारी घरेलू उड़ानें मिले, इसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से ये प्रयास किया है कि राज्य का कोई भी दूरस्थ क्षेत्र हो, उस दूरस्थ क्षेत्र में हम हेली सेवा प्रारंभ करेंगे, हेली सुविधाएं लोगों को देंगे। इस पर हमारा विशेष ध्यान है। इसके साथ ही हमारी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर एक हमारा प्रमुख गंतव्य स्थान के रूप में स्थापित हो, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हम शीघ्र ही पूरे देश में वायु यातायात के लिए एक विशिष्ट हब के रूप में जाने जाएंगे। उत्तराखंड को एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। तो अब सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, और अब चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर में हेमकुंड के कपाट बंद होंगे, हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होंगे। शीतकाल के लिए ये कपाट बंद किए जाएंगे। 2500 से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर इस समय मौजूद है और 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए थे श्रद्धालु के लिए, दर्शन के लिए और पूजा अर्चना के लिए, जिसके बाद अब से थोड़ी ही देर में हेमकुंड साहिब के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। शीतकाल के लिए कपाट हेमकुंड साहिब के बंद किए जाएंगे और इस समय 2500 से भी ज्यादा श्रद्धालु इस दौरान हेमकुंड साहिब के पास हेमकुंड साहिब में मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में, कुछ देर में हेमकुंड साहिब के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। शीतकाल के लिए कपाट बंद किए जाएंगे और इससे पहले 25 मई को कपाट हेमकुंड साहिब के खोले गए थे श्रद्धालुओं के लिए और अब शीतकाल के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। 2500 से ज्यादा श्रद्धालु इस वक्त हेमकुंड साहिब में मौजूद हैं। कपाट बंद होने से पहले दर्शन करने के लिए हेमकुंड साहिब के बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं और इसके बाद थोड़ी ही देर में कपाट हेमकुंड साहिब के बंद कर दिए जाएंगे शीतकाल के मद्देनजर। ग्रीष्मकाल के समय 25
मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए थे, जिसके बाद लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे थे दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। और अब समय है कपाटों को बंद करने का। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होंगे शीतकाल के मद्देनजर, और कपाट बंद होने से पहले बड़ी संख्या में अधिक से अधिक श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं, ताकि कपाट बंद होने से पहले सभी हेमकुंड साहिब के दर्शन कर पाएं। और अभी कपाट बंद होने से पहले करीब करीब 2500 से भी ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो हेमकुंड साहिब पहुंचे हुए हैं। शीतकाल के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट बंद किए जाएंगे। और इससे पहले आपको बता दें जानकारी के लिए कि 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए थे, और अब थोड़ी देर में हेमकुंड साहिब के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। जिससे पहले श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं श्रद्धालु बड़ी संख्या में हेमकुंड साहिब पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि अब कुछ ही देर में कपाट बंद होंगे और उसके बाद ग्रीष्मकाल के दौरान कपाट फिर से खोले जाएंगे। यानी कि एक बड़ा समय रहेगा जिस दौरान कपाट बंद रहेंगे, और कपाट बंद होने से पहले श्रद्धालु दर्शन करने के लिए हेमकुंड साहिब में मौजूद हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। भारत के दिग्गज और मशहूर अरबपति रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। 86 साल के रतन टाटा ने बुधवार देर रात मुंबई के अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। टाटा समूह के मानद चेयरमैन की रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर दौड़ गई है। रतन टाटा का दुनिया से जाना भारत के लिए बड़ी क्षति है। रतन टाटा कई दिनों से बीमार चल रहे थे। वो दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। वे बेहद ही दरियादिल इंसान थे। रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। तो देखिए बीती रात रतन टाटा ने अपनी अंतिम सांस ली। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली है। और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, मुंबई से इस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा को विदा किया जा रहा है। अंतिम श्रद्धांजलि यहां पर रतन टाटा को दी जा रही है, और काफी लोग यहां पर मौजूद है रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए। काफी लंबे समय से रतन टाटा बीमार चल रहे थे। बीते दिन मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, और 86 साल की उम्र में निधन हुआ है रतन टाटा का। और मुंबई से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम दर्शन यहां पर हो रहे हैं रतन टाटा के, उनको विदाई देने से पहले। और राजकीय सम्मान के साथ आज रतन टाटा को विदा किया जाएगा। और देखिए, और 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा दें, जहां पर पुलिस सम्मान के साथ विदा किया जा रहा है रतन टाटा को। सर्वधर्म प्रार्थना की जा रही है, और श्रद्धांजलि के लिए यहां पर काफी लोगों की भीड़ जमा है। काफी लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए रतन टाटा को। और राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा को आज यहां पर मुंबई में अंतिम विदाई दी जा रही है। पुलिस सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है रतन टाटा को। सर्वधर्म प्रार्थना भी की जा रही है, और इसके बाद श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। तांता यहां पर लोगों का लगा हुआ है, बड़ी भीड़, बड़ी संख्या में लोग यहां पर हैं रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। बीती रात मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, और काफी लंबे समय से बताया जा रहा है कि रतन टाटा बीमार चल रहे थे। हालांकि उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी थी कि वो अस्पताल आए हैं रेगुलर नॉर्मल चेकअप के लिए, जिसके बाद अब ये खबर सामने आई है जो बेहद दुखद है। माफ कीजिएगा, रतन टाटा ने अंतिम सांस ली है और 86 साल की उम्र में दम तोड़ा है। पुलिस सम्मान के साथ यहां पर रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही है। सर्वधर्म प्रार्थना भी की जा रही है। तीनों तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इससे पहले मुंबई से लाइव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, जहां पर अंतिम विदाई दी जा रही थी रतन टाटा को।
राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही है और काफी लोग, बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और बता दें कि पूरा देश जो है वो शोक की लहर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए, पोस्ट करते हुए दुख जताया है और रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है, पोस्ट करते हुए गहरा शोक प्रकट किया है। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी पोस्ट करते हुए दुख जताया है, शोक प्रकट किया है। और साथ ही यहां पर बता दें कि पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और सीएम नायब सैनी समेत कई दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके निधन पर शोक जता चुके हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके निधन पर शोक जताया है और क्या कुछ उन्होंने लिखा, देखिए। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतन टाटा जी ने के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उन्होंने देश की औद्योगिक प्रगति और सामाजिक विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनका दृष्टिकोण, समर्पण और व्यवसाय कुशलता न केवल टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक ले गई, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उन्होंने रोजगार सृजन, समाज के सशक्तिकरण और नवाचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है, तो वही सीएम धामी ने 8वें नवरात्रि के प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर क्या कुछ लिखा है वो भी देखिए। शक्ति स्वरूपा मां महागौरी की आराधना को समर्पित शारदीय नवरात्रि के अष्टम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके आगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि सौभाग्य, धन संपदा, सौंदर्य की अधिष्ठात्री मां महागौरी आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। और वहीं आपको बता दें कि देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव सुनील बर्थवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। इस बैठक के दौरान राज्य के कृषि उत्पादों को निर्यात का केंद्र बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट का केंद्र बनाने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। प्रदेश के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हाउस ऑफ हिमालयस का शुभारंभ किया गया। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें, बद्री केदार में भोग प्रसाद को लेकर एसओपी जारी की गई है। साल में एक बार फूड सेफ्टी ऑडिट होगा, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। भरोसे वाली जगह से घी तेल खरीदा जाएगा, जांच के बाद ही सामान खरीदा जाएगा, जिसको लेकर अब एसओपी जारी की गई है। तिरुपति में प्रसाद में मिलावट के बाद ये बड़ा ऐलान किया गया है, ये बड़ा फैसला लिया है। बद्री केदार में भोग प्रसाद को लेकर एसओपी जारी हुई है। साल में एक बार अब फूड सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि भरोसे वाली जगह से घी तेल खरीदा जा रहा है या नहीं, जांच के बाद ही सामान खरीदा जाएगा। इसको लेकर ये एसओपी जारी हुई है। और बता दें कि तिरुपति में प्रसाद में मिलावट का जो मामला बढ़ चढ़कर उठ रहा था और इसको लेकर विरोध भी काफी लोगों ने जताया था, जिसके बाद अब प्रदेश सरकार द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया है कि बद्री केदार में भोग प्रसाद को लेकर एसओपी जारी होगी और पूरी जांच की जाएगी। नवीन शुक्ला हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, अब बद्री केदार में भोग प्रसाद को लेकर एसओपी जारी की गई है। इससे पहले हमने देखा था कि तिरुपति बालाजी में प्रसाद को लेकर जो मुद्दा उठा मिलावट को लेकर, उसके बाद ये ऐलान हुआ है। क्या कुछ रहेगा एसओपी में, किस तरह के स्टेप्स और प्रोसीजर यहां पर फॉलो किए जाएंगे?
देखिए, निश्चित तौर पर अगर तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद विवाद के बाद बात की जाए, उत्तराखंड के मंदिरों की बात की जाए, तो वहां पर अब जो उसकी जो गुणवत्ता है उस पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा और बद्री केदार समिति के अधीन जो भी मंदिर आ रहे हैं उस पर विशेष निगरानी अब लगातार ये जिस तरीके से ये मामला तिरुपति बालाजी का प्रसाद विवाद का बढ़ा है, इसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। साथ ही जो प्रसाद तैयार करने वाले जो इस्तेमाल सामग्री है, जो उसका भंडारण है, उसको भी लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो प्रसाद भोग है, जो विश्वसनीयता है, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो जो शुद्धता है, क्योंकि प्रसाद चढ़ना है, मंदिरों में चढ़ना है, इसको लेकर अब तमाम चीजें देखी जा रही हैं कि उसकी शुद्धता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए। इसको लेते हुए बद्री केदार समिति ने किया गया है कि उसकी जो गुणवत्ता है उसे हर साल परखा जाएगा। उसकी किस तरीके की गुणवत्ता है, कहाँ पर प्रसाद बन रहा है, किन चीजों से बन रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर यह एसओपी जारी की है। और साल में एक बार भोग प्रसाद का जो फूड सेफ्टी एडिट है उसे भी होना है। और कहीं ना कहीं जो अधिकृत जो बात की जाती है, अधिकृत प्रयोगशाला है, वहां पर इसका जो है सैंपलिंग की जांच की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस खबर पर हमारे साथ साझा करने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें, नवरात्रि और दशहरा के मौके पर रामलीला का मंचन तो हर तरफ आम है, लेकिन हरिद्वार की जिला जेल में चल रही रामलीला बेहद खास है, क्योंकि यहां जेल के अंदर गुनाहों की सजा काट रहे कैदी ही रामलीला के सभी पात्रों को बखूबी निभा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार के जिला कारागार का नजारा इन दिनों बेहद खास है। यहाँ रोजाना शाम को रामलीला का मंचन होता है। रामलीला में सीता का स्वयंवर, राम की बारात, रावण का दरबार और हनुमान का समुद्र लांघना जैसे सभी दृश्यों को बखूबी दर्शाया जाता है। खास बात ये है कि मंच पर अभिनय कर रहे ये लोग कोई रामलीला के कलाकार नहीं, बल्कि जेल के ही कैदी हैं। कैदी बड़ी सहजता के साथ रामलीला के सभी पात्रों को निभा रहे हैं। जेल के कैदी मानते हैं कि रामलीला के मंचन से उनके मन में सकारात्मक भाव आते हैं। साथ ही वो भगवान राम के जीवन चरित्र से भी प्रेरित होते हैं। आपका यही मोटिव है रामलीला करवाना और बाकी अदर धार्मिक प्रोग्राम करवाना, जैसे भागवत पुराण कथा हो गई, शिव पुराण कथा हो गई और माता भागवत कथा हो गई। इन सब का सर का यही मोटिव है कि जिससे लोग पॉजिटिव वे में जाएं और आगे जाके कोई अपराध ना करें। यही सर का वो रहता है मोटिव। और सर जैसे मैं राम का किरदार कर रहा हूँ उस तरीके से कि मुझ में भी खुद बहुत सुधार आया है। मेरी भी यही मन में गणना है कि मैं जाके बाहर जाके कोई अपराध नहीं करूँगा। ऐसा जैसे राम का जीवन है बिल्कुल ऐसे ही जीवन व्यतीत करूँगा। हरिद्वार जेल की रामलीला इस मायने में भी खास है कि यहाँ रामलीला का किरदार निभा रहे बंदी सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के भी हैं। रामलीला में रावण का किरदार एक मुस्लिम कैदी निभा रहा है। वहीं देखने वाले कैदियों में भी सभी धर्म के लोग रामलीला का लुत्फ ले रहे हैं। मैंने कभी जीवन में रामलीला देखी भी नहीं थी। फर्स्ट टाइम आके मैंने यहाँ रावण का किरदार किया, कंस का किरदार किया है और बखूबी जो भी कर रहा हूँ सबको अच्छा भी लग रहा है, सभी का बहुत प्यार भी मिल रहा है। मानसिक तनाव कम होता है। अभी आप देखेंगे कि कुछ पल के लिए भूल जाते हैं वो सभी कि हम जेल के अंदर हैं। हालांकि अंदर देखो जेल तो जेल ही है, लेकिन यहाँ आने के बाद में सबको लगता है कि यार कुछ पल के लिए जैसे हम जेल के अंदर है ही नहीं। और खूब आनंद से, खूब मस्ती से जो रामलीला होती है उसका खूब मजा लेते हैं। हाँ, मैं खुद मुस्लिम हूँ, मैं रावण का रोल कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ और भी हमारे कलाकार मुस्लिम हैं और सभी जो राम लक्ष्मण है हिंदू, सभी इसमें सभी मिलजुल के सभी कर रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। जेल प्रशासन भी रामलीला और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए भरपूर सहयोग कर रहा है। जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक का कहना है कि रामलीला में इस्तेमाल हो रही सभी चीजों को जेल में ही कैदी तैयार करते हैं। देखिए, विगत 3 वर्षों से हम जिला कारागार में भी रामलीला का मंचन कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य तो ये रहता है कि हमारे बंदीगण जो भी रामलीला के जो पात्र लक्ष्मण हों, चाहे भरत हों, चाहे वो दशरथ हों, माता सीता हों, उन सब के चरित्र से प्रेरणा लें और उन्होंने जो एक मूल्य रखे, जो उन्होंने आदर्श स्थापित किए, उनको वो जो है अपने जीवन में भी अपनाएं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही रहता है।
और साथ साथ आप जानते ही हैं कि एक कारागार में जो लोग रहते हैं उनमें एक यहाँ अनुशासन होता है, कुछ बंधन होते हैं, तो जिससे स्वाभाविक रूप से उनके जीवन में एक तनाव भी आता है और इस तनाव मुक्ति और के लिए और उनके तनाव के प्रबंधन के लिए भी इस तरीके के कार्यक्रम कारागार में आयोजित किए जाते हैं। जेल में बंद इन कैदियों में कोई हत्या, कोई धोखाधड़ी तो कोई दूसरे गुनाह की सजा काट रहा है, लेकिन रामलीला में अभिनय करते ये कलाकार किसी मंझे हुए अभिनेता से कम नहीं लगते। हरिद्वार जेल में भाईचारे और सद्भाव का माहौल बनाए रखने के लिए अन्य उत्सवों को भी पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। हरिद्वार से जनता टीवी के लिए विकास खरे की रिपोर्ट। और इस खास रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।